हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स ने हमें रिक्वेस्ट की थी कि एमएससी बायोटेक एंट्रेंस के लिए हम कुछ प्रोबेबल क्वेश्चंस की लिस्ट बनाएं और उसके लिए एक वीडियो लाएं। अब आप बोलें और हम ना करें, ऐसा तो होगा नहीं। तो इस वीडियो में हम 50 प्रोबेबल क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे जिनके आने की संभावना पूरी पूरी है 2026 में। ध्यान से देखिएगा। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी और जेनेटिक्स के कुछ 10 क्वेश्चंस ऐसे हैं जो कि बहुत रिपीट हुए हैं 2020 से लेकर 2026 तक। तो वो क्वेश्चन कौन से हैं, एक बार देखते हैं। पॉलीसिस्टोनिक एमआरएनए क्या होता है? वो स्ट्रेच ऑफ एमआरएनए जो मल्टीपल प्रोटीन्स को कोड कर सकता है। कहां मिलेगा? ऑपरॉन्स में। लैकोप्रॉन याद है ना? लैकोप्रॉन में आपको इस तरीके के एमआरएनए मिलते हैं। सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन सबसे पहले किसने डिमॉन्स्ट्रेट किया था? मेसलसन एंड स्टेल ने इकोलाई में, जबकि टेलर ने विसियाफावा में, राइट। और इसकी मदद से उन्होंने क्या शो किया था कि एक स्ट्रैंड ऑफ डीएनए एक्ट एज अ टेम्पलेट टू कोड द डॉटर स्ट्रैंड। कौन सा एंजाइम आरएनए प्राइमर बनाता है डीएनए रेप्लिकेशन के दौरान? प्राइमेज। किसमें? इकोलाई में। और अगर हम बात करें यूकेरियोट्स में तो वो होता है पॉल एल्फा। विच डीएनए फॉर्म इज लेफ्ट हैंडेड? जेड डीएनए। जेड डीएनए जो होता है लेफ्ट हैंडेड होता है। बी डीएनए कैसा होता है? राइट हैंडेड होता है। और ए डीएनए भी राइट हैंडेड होता है। ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स किस पे सिंथेसाइज होते हैं? ऑब्वियसली लैगिंग स्ट्रैंड्स पे। विच एंजाइम रिमूव्स आरएनए प्राइमर्स? अब किसके अंदर? यूकेरियोट्स या प्रोकैरियोट्स? अगर यूकेरियोट्स की बात करें तो वहां पे दो एंजाइम्स होते हैं, आरएनएज एच एंड फ्लैप एंडोन्यूक्लियस, राइट। जबकि आपके प्रोकैरियोट्स में ये काम करता है पॉल वन। पॉल वन में एक्टिविटी कौन सी होती है? 5 प्राइम टू 3 प्राइम एक्सो एक्टिविटी, जिसकी मदद से ये आरएनए बेस्ड प्राइमर्स को रिमूव करता है। जेनेटिक कोडॉन कैसे होते हैं? डीजेनरेट एंड नियरली यूनिवर्सल। जब हम डीजेनरेट बोलते हैं इसका मतलब क्या? इसका मतलब ये है कि मल्टीपल कोडॉन्स कैन कोड द सेम अमाइनो एसिड। फॉर एग्जांपल ट्रिपल यू एंड यूयूसी दोनों ही कोड करते हैं फिनाइल एलानिन को। यानी कि फॉर एन अमाइनो एसिड देयर कुड बी मल्टीपल कोडॉन्स, दैट इज कॉल्ड डीजेनरेसी। और नियरली यूनिवर्सल क्यों? क्यों नहीं यूबिक्विटस या परमानेंटली यूनिवर्सल? क्योंकि माइकोप्लाज्मा, ईस्ट एंड माइटोकॉन्ड्रिया में वो जो जेनेटिक कोडॉन की टेबल है उसके कुछ एक्सेप्शंस है। स्टार्ट कोडॉन कौन सा है ट्रांसलेशन का? एयूजी। एयूजी फर्स्ट कोडॉन जब भी होगा तो मिथ्योनिन को करेगा, और विच इज द फर्स्ट कोडॉन। शाइंडेलग्रेनो एसडी सीक्वेंस किसमें मिलते हैं? अगर आपको राइबोसोम्स याद हो तो राइबोसोम्स की दो सब यूनिट होती हैं, राइट। इसमें से जो लोअर सब यूनिट होती है इसको रिकॉग्नाइज करने के लिए हमारे पास एमआरएनए के अंदर एक सीक्वेंस होता है जिस सीक्वेंस को कहते हैं शाइंडेलग्रेनो सीक्वेंस। ये जो शाइंडेलग्रेनो सीक्वेंस है इसका कॉम्प्लीमेंट्री आपके लोअर सब यूनिट के 16s राइबोसोम्स में होता है। तो कहने का पर्पस क्या है कि अगर हमारे एमआरएनए के अंदर प्रोकैरियोट्स में एसडी सीक्वेंस नहीं होगा तो लोअर सब यूनिट कभी भी इस एमआरएनए पे डॉक नहीं होगी। तो एसडी सीक्वेंस एक्चुअली डॉकिंग में हेल्प करता है लोअर सब यूनिट को एमआरएनए पे। हिस्टोन्स आर रिच इन, हिस्टोन्स कैसे हैं? बेसिक प्रोटीन्स हैं, क्योंकि डीएनए कैसा है? नेगेटिवली चार्ज है। तो हिस्टोन को कैसा होना पड़ेगा? पॉजिटिवली चार्ज। और पॉजिटिवली चार्ज अमीनो एसिड कौन से होते हैं? लाइसिन एंड आर्जिनिन। सेल बायोलॉजी के 10 और क्वेश्चंस जो कि 2020 से 2025 तक पूछे गए हैं, उनके भी जो सबसे 10 मोस्ट रिपीटेटिव क्वेश्चंस हैं जो 4 से 5 बार आ चुके हैं, उनको भी एक बार डिस्कस करना बनता है। फ्लूइड मोज़ेक मॉडल वाज प्रपोज्ड बाय, दैट्स वेरी इजी, सिंगर एंड निकलसन। एक्वापोरिन क्या ट्रांसपोर्ट करते हैं? वाटर। एक्वा मतलब वाटर, पोरिन मतलब ट्रांसफर करना। विच फेज इज एब्सेंट इन नॉन डिवाइडिंग सेल? जी नॉट फेज, जिसे हम क्विसेंट फेज भी कहते हैं। इसके अंदर सेल मेटाबॉलिकली एक्टिव है बट नॉन डिवाइडिंग नेचर की होती है। और कौन से ऑर्गेनल रेस्पॉन्सिबल है एटीपी सिंथेसिस के लिए? याद रखिए, एटीपी सिंथेसिस करवाता है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया को हम क्या कहते हैं? पावर हाउस ऑफ द सेल। क्लोरोप्लास्ट क्या कराता है? फूड, इसीलिए उसे क्या कहते हैं? किचन ऑफ द सेल। लाइसोसोम्स में क्या होते हैं? एसिडिक हाइड्रोलेजेस, जो कि बायोमोलिक्यूल्स को डिग्रेड करने के लिए जरूरी होते हैं और ये वर्क करते हैं एसिडिक कंडीशन में। तो लाइसोसोम्स को हम क्या कहते हैं? सुसाइडल बैग, याद रखिएगा। सेल मेम्ब्रेन पोटेंशियल इज मेनली ड्यू टू,
किसी भी सेल मेम्ब्रेन का जो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल होता है -70 मिलीवोल्ट, वो किसकी वजह से होता है? बिकॉज ऑफ हाई परमिएबिलिटी ऑफ पोटेशियम इन कंपैरिजन टू सोडियम। पोटेशियम बाहर बहुत ज्यादा जा सकते हैं, सोडियम अंदर उतना नहीं आता। मेम्ब्रेन नियरली इम्परमिएबल होती है सोडियम के लिए, जबकि पोटेशियम के लिए हाईली परमिएबल होती है। इसके अलावा एक और एक्टिविटी है सोडियम पोटेशियम पंप, जो कि डिफरेंशियल सोडियम और पोटेशियम का एटीपी का यूज करके ट्रांसफर करता है। 3 सोडियम आपके बाहर डालेगा तो 2 पोटेशियम अंदर लेगा, तो यहां पे भी तो पोटेशियम जो है वो इन्वॉल्व हो गया डिफरेंटली। तो बेसिकली इट इज बिकॉज ऑफ पोटेशियम आयन ग्रेडियंट। एपोप्टोसिस या प्रोग्राम सेल डेथ वो किसकी वजह से होती है? वो होती है जब हमारे डीएनए के अंदर फ्रेगमेंटेशन होना शुरू हो जाए, इतना डीएनए फ्रेगमेंट हो जाए कि उसको वापस से रीसील करना पॉसिबल ना हो, तो देन वी आस्क सच सेल टू गो अंडर द प्रोग्राम सेल डेथ यानी अपोप्टोसिस। माइक्रोट्यूब्यूल जो हमारे साइटोस्केलेटन के पार्ट है, वो मोस्टली बने होते हैं ट्यूबुलिन प्रोटीन से, जबकि सेंट्रोसोम सेंट्रोसोम वो ऑर्गेनेल है जिसके अंदर 2 सेंट्रियोल 90 डिग्री पर होते हैं, और ये अपोजिट पोल्स पे जाके स्पिंडल फॉर्मेशन कराते हैं ड्यूरिंग सेल डिवीजन। टाइट जंक्शन क्या काम करते हैं? दो सेल्स के बीच में टाइटली जो जंक्शंस होते हैं उनका काम है कि एक सेल से दूसरे सेल में कोई भी केमिकल फ्रीली मूव ना करे, सो दैट दे प्रिवेंट लीकेज। बायोकेमिस्ट्री के 10 मोस्ट रिपीटेटिव क्वेश्चन जो 2020 से 25 तक आए हैं, उनको भी एक बार हम देख लेते हैं। हेंडरसन हेसलबर्ग इक्वेशन क्या रिलेट करती है? हेंडरसन हेसलबर्ग इक्वेशन होती है pH इक्वल टू pK प्लस लॉग कॉन्जुगेट बेस बाय एसिड, यानी कि ये क्या रिलेट करती है? pH को pK से एंड रेशियो ऑफ कॉन्जुगेट बेस एंड एसिड को। यहां तक ग्लाइसिन ऑप्टिकली इनएक्टिव क्यों होता है? ऑप्टिकली इनएक्टिव वो सेंटर्स होते हैं जिनमें कायरलिटी नहीं होती। कायरलिटी सेंटर का मतलब क्या है? कार्बन को 4 डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट से अटैच होना पड़ेगा, जबकि ग्लाइसिन में क्या है? 2 सिमिलर हो गए हाइड्रोजन। तो ग्लाइसिन इज द ओनली अमाइनो एसिड विच इज ऑप्टिकली इनएक्टिव। NAD पॉजिटिव से NADH क्या हुआ? तो आपने हाइड्रोजन लगा दी, मींस रिडक्शन कर दी। एटीपी जो जनरेट होते हैं ग्लाइकोलिसिस में, वो किस लेवल से होते हैं? सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन। व्हाट डू यू मीन बाय सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन? जब एक मेटाबॉलिक स्टेप का केमिकल दूसरे मेटाबॉलिक स्टेप के केमिकल में कन्वर्ट हो और अपनी एनर्जी को एडीपी को देके एटीपी बनाए, दैट इज कॉल्ड सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन। जो कि हमारे उसमें एक एग्जांपल ले सकते हैं जहां पे पायरुवेट काइनेज क्या करता है? वो फॉस्फेनॉल पायरुवेट को किस में कन्वर्ट करता है? आपके पायरुवेट में। तो वो हो गया आपका सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन का एग्जांपल। रेट लिमिटिंग एंजाइम्स ग्लाइकोलिसिस का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज 1 जो कन्वर्ट करता है आपकी फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट को फ्रक्टोज 1,6 बाइफॉस्फेट में। तो ये कुछ आपके 5 क्वेश्चंस हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगले 5 क्वेश्चंस को एक बार और देख लें। यूरिया साइकिल कहां होती है? यूरिया साइकिल जो है हमारे हिपेटोसाइट्स में होती है, यानी लीवर सेल्स में होती है। स्टार्ट होती है लीवर के माइटोकॉन्ड्रिया में, और बाकी की रेस्ट ऑफ द साइकिल लीवर की जो सेल्स हैं उनके साइटोप्लाज्म में। इसेंशियल अमाइनो एसिड के ऑप्शन जो दे रखे होंगे उसमें से आपको बताना है इसेंशियल अमाइनो एसिड कौन सा है। तो इसके लिए एक ट्रिक याद कर लीजिए, PVT आपके टिम एंड देन हॉल। तो इसमें P हो गया आपका फिनाइलएलानिन, V हो गया वेलाइन, थ्रियोनिन, ट्रिप्टोफान, आइसोल्यूसिन, मिथियोनिन, हिस्टिडिन, आर्जिनिन, ल्यूसिन एंड लाइसिन। हाँ, हमें मालूम है ये सिंगल वर्ड नोटेशन को मैच नहीं कर रहे, पर जस्ट ट्रिक बनाने के लिए, निमोनिक्स बनाने के लिए आपको हमने यूज किया है। तो ल्यूसिन लाइसिन आपके इसेंशियल अमाइनो एसिड्स हैं। बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैट कहां होता है? बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड होता है माइटोकॉन्ड्रिया में। और Km क्या इंडिकेट करता है? Km इनडायरेक्टली इंडिकेट करता है सबस्ट्रेट एफिनिटी। अगर आपका Km वैल्यू कम है तो दैट मींस एंजाइम के लिए वो सबस्ट्रेट एक नेचुरल सबस्ट्रेट की तरह है। तो अगर हम दो एंजाइम की बात करें, एक एंजाइम E लेट अस से, और इसके लिए दो सबस्ट्रेट है S1 एंड S2, एक का अगर मान लीजिए 1 मिलीमोलर है Km की वैल्यू और एक की है 10 मिलीमोलर, तो लॉजिकली आपका ये जो S1 है ये एंजाइम का नेचुरल सबस्ट्रेट होगा। तो लोअर द Km वैल्यू बेटर विल बी द सबस्ट्रेट फॉर दिस एंजाइम। कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन में क्या इंक्रीज होता है? Km अपरेंट जो है आपका वो इंक्रीज हो जाएगा। Vmax डिक्रीज होता है नॉन कॉम्पिटिटिव में, और Km और Vmax दोनों डिक्रीज होते हैं अनकॉम्पिटिटिव में। तो ये सबसे फेवरेट क्वेश्चन थे 10 जो कि पिछले 5 साल के अंदर पूछे गए हैं रिपीटेटिवली, तो इनको आप ध्यान से कर लीजिएगा।
अब बात करते हैं इम्यूनोलॉजी सेक्शन की। इम्यूनोलॉजी के भी कई क्वेश्चंस जो हैं वो रिपीट करते हैं, ट्रेडिशनली सेम क्वेश्चंस होते हैं जो रिपीट हो रहे हैं। तो एक बार देखते हैं एंटीबॉडीज को कौन प्रोड्यूस करता है। वेरी सिंपल, प्लाज्मा सेल्स। प्लाज्मा सेल्स एक तरीके की बी सेल्स होती हैं। वो बी सेल जो अपने बीसीआर यानी बी सेल सरफेस रिसेप्टर को छोड़ देंगी तो वो कहलाएंगी प्लाज्मा सेल्स। दे बिकम्स फैक्ट्री ऑफ एंटीबॉडीज। पहली एंटीबॉडी कौन सी प्रोड्यूस होती है ड्यूरिंग प्राइमरी रेस्पॉन्स? आईजीएम। और आईजीएम के अंदर आइसोट्रोपिक स्विचिंग की वजह से या तो आईजीए बनेगा या आईजीजी बनेगा या आपका आईजीई बनेगा। और ये डिपेंड करेगा कि आपने पैथोजन को कहां मीट किया है, उसके बेसिस पे आपके आईजीए, आईजीजी, आईजीई बनेगा आफ्टर आइसोट्रोपिक स्विचिंग। एपीसी, प्रोफेशनल एपीसी जो होती हैं वो 3 सेल्स होती हैं, डेंड्रिटिक सेल्स, मैक्रोफाजेस एंड बी सेल्स। और एपीसी का क्या काम है? इनके पास होता है MSC2 और ये किसको प्रेजेंट करती है? एंटीजन को, टी हेल्पर सेल को, विच इज CD4। HIV प्राइमरीली इन्फेक्ट किसको करता है? यही CD4 को, टी हेल्पर सेल को। और इनकी जरूरत क्यों होती है? याद रखिए हमारी इम्यूनिटी किसके कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है? सेल्फ वर्सेस नॉन सेल्फ। और बॉडी को कौन बताएगा कि कौन सेल्फ है कौन नॉन सेल्फ? टी हेल्पर सेल। तो टी हेल्पर सेल जिस भी सेल के लिए या जिस भी एंटीजन को या जिस भी पैटर्न को बोलती है ये हमारा अपना है, तो उसके खिलाफ एक्शन नहीं होता। और अगर टी हेल्पर सेल बोलती है कि ये हमारा अपना नहीं है, तो उसके खिलाफ एक्शन होगा। टी हेल्पर सेल ये भी बताएगी कि कौन सी सेल्स इसके खिलाफ लड़ेंगी। तो बेसिकली टी हेल्पर सेल्स हमारे जो है वो क्रूशियल डिसीजन मेकर्स हैं। और अगर यही खराब हो जाए तो हमारी बॉडी में इम्यूनिटी कॉम्प्रोमाइज्ड हो जाती है। सो एचआईवी बेसिकली टी हेल्पर सेल को ही खराब करता है। मेजर फंक्शन टी हेल्पर सेल का क्या है? साइटोकाइन सिक्रीशन, विच एक्चुअली टेल्स अस कि सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी आएगी या फिर एंटीबॉडी मीडिएटेड यानी ह्यूमरल इम्यूनिटी आएगी। Which immunoglobulin can cross the placenta? IgG। IgG सबसे स्मॉलेस्ट एंटीबॉडी होती है जो मैटरनल साइड से प्लेसेंटा को क्रॉस करके फिटस के अंदर आ सकती है। याद रखिएगा IgG स्मॉलेस्ट तो है ही, साथ में मोस्ट अबंडेंट एंटीबॉडी है ब्लड में। कौन सी एंटीबॉडी प्रीडोमिनेंट होती है सीक्रीशन में? IgA। IgA को हम सिक्रीटरी एंटीबॉडी भी बोलते हैं। MHC1 प्रेजेंट करता है एंटीजन को, किसको? साइटोटॉक्सिक टी सेल्स को, जिसको हम CD8 पॉजिटिव टी सेल्स भी बोलते हैं। और MSC1 किस में मिलता है? MSC1 मिलता है सारी की सारी न्यूक्लिएटेड सेल्स में। नाउ कम्स द MSC2, वो प्रेजेंट करता है किसको? टी हेल्पर सेल, जिनको हम CD4 पॉजिटिव सेल्स भी बोलते हैं। और MSC2 किस में होता है? आपकी एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स की सरफेस पे, जिसमें आ गई आपकी मैक्रोफाज, डेंड्रिटिक सेल्स एंड बी सेल्स। कॉम्प्लीमेंट फिक्सेशन पाथवे बिगिंस विद, याद करिए कॉम्प्लीमेंट जो है लीवर के द्वारा सीक्रेटेड कुछ 20 अराउंड प्रोटीन्स हैं जो कि हमारी इन्नेट इम्यूनिटी के पार्ट हैं। 2 तरीके के पाथवे में काम करते हैं, बेसिकली 3 हैं आपके। कौन कौन से? क्लासिकल पाथवे, ऑल्टरनेट पाथवे और एक लेक्टिन पाथवे। तो जो आपका क्लासिकल कॉम्प्लीमेंट फिक्सेशन पाथवे है वो स्टार्ट होता है जब एंटीजन एंटीबॉडी का इंटरेक्शन होता है, यानी कि उसका कॉम्प्लेक्स बनता है। तो इस तरीके से हमारे ये जो 10 क्वेश्चंस हैं ये इम्यूनोलॉजी में बहुत रिपीट हुए हैं, तो इनको आप एक बार रिवाइज करिए। माइक्रोबायोलॉजी में कौन से ऐसे क्वेश्चंस हैं 10 जो कि रिपीट हुए हैं, तो एक बार उनको भी डिस्कस कर लेते हैं। जो कोकाई है चेन्स में उसको हम क्या बोलते हैं? स्ट्रेप्टोकोकाई, जबकि क्लस्टर में उसको क्या कहते हैं? स्टेफाइलोकोकाई। बैक्टीरियोफाज, याद रखिए बैक्टीरियोफाज वायरसेस होते हैं जो अफेक्ट करते हैं बैक्टीरिया को। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया जो हैं उनके पास क्या होता है? थिक पेप्टाइडोग्लाइकन लेयर और साथ में एक और केमिकल होता है लाइपोटिकोइक एसिड, जो सिर्फ और सिर्फ ग्राम पॉजिटिव में मिलता है। ग्राम पॉजिटिव जो स्टेनिंग है या ग्राम स्टेनिंग जो है वो किसको इन्वॉल्व करती है? वो 4 चीजों को इन्वॉल्व करती है। आपका जो प्राइमरी स्टेन है वो क्रिस्टल वॉयलेट है, उसको लगाने के बाद आप क्या डालते हो? मॉर्डेंट। मॉर्डेंट का काम क्या है? टाइटली बाइंड कराना डाइस को। और मॉर्डेंट क्या होती है? आपकी आयोडीन। उसके बाद आप क्या डालते हो? डीकलराइजर, इथेनॉल, जिससे कि जो भी नॉन स्पेसिफिक डाई बाइंड हुई थी उसको हटा दिया जाए। और लास्ट में आप डालते हो काउंटर स्टेन जो कि होता है सेफ्राफिनेन। तो इसीलिए अगर आपका पर्पल कलर दिख रहा है ग्राम स्टेनिंग में तो वो ग्राम पॉजिटिव है, और अगर आपका पिंक कलर दिख रहा है स्टेनिंग में तो वो आपका ग्राम नेगेटिव है। नाउ स्टरलाइजेशन बाय मॉइस्ट हीट जो है उसको हम क्या बोलते हैं? ऑटोक्लेविंग। तो ऑटोक्लेविंग जो है वो एक तरीका है स्टरलाइजेशन का, ठीक है। नाउ बायोटेक्नोलॉजी और टेक्निक्स के अंदर जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आए हैं एक बार उनको भी हम देख लेते हैं। ये जो 5 क्वेश्चंस हैं ये सबसे ज्यादा रिपीट हुए हैं पिछले 5 सालों के अंदर, जिसमें पहला क्वेश्चन है नेटिव मॉलिक्यूलर वेट
अगर प्रोटीन का निकालना हो तो हम कौन सी टेक्निक यूज करते हैं, जेल फिल्ट्रेशन क्रोमेटोग्राफी या फिर जेल परमिएशन क्रोमेटोग्राफी। अगर हमें सब यूनिट का वेट निकालना हो तो इलेक्ट्रोफोरेसिस आप यूज कर सकते हैं, कौन सी वाली, SDS5। सेपरेशन बेस्ड ऑन द चार्ज इज डन बाय आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी। जबकि 2D अगर हमें प्रोटीन सेपरेशन करना है या 2D इलेक्ट्रोफोरेसिस करना है तो सबसे पहले हम करेंगे आइसोइलेक्ट्रिक फोकसिंग, जो कि बेस्ड होता है PI के बेसिस पे, और बाद में हम उसे 2D में चलाएंगे SDS पेज, जो कि मॉलिक्यूलर वेट के बेसिस पे सेपरेट करता है। बीटी कॉटन जो होता है उसके अंदर कौन सी जीन्स होती है, बैसिलस thuringiensis की, अगेंस्ट द लेपिडोप्टेरन पेस्ट। जबकि पीसीआर के अंदर कौन सा एंजाइम लगता है, थर्मोस्टेबल टैक पॉलीमरेज, टैक जो आइसोलेट हुआ था थर्मस एक्विटिकस से। तो इस तरीके से हमने 50 जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे जो रिपीट हुए हैं कम से कम 4 से 5 बार इस पिछले 5 सालों के अंदर, उनको हमने डिस्कस कर लिया है। अब अगर हम बात करें कुछ ऐसे टॉपिक्स जो कि ज्यादा रिपीट तो नहीं हुए पर इनसे एक आध दो क्वेश्चन हमेशा आ जाता है, ये वो 25 डोमेन हैं जिनसे मोस्ट प्रोबेबली यू विल रिसीव 2 to 3 क्वेश्चन कम से कम मिलेंगे ही मिलेंगे। तो ये हाई प्रोबेबिलिटी वाले क्वेश्चन है 2026 के लिए। इन टॉपिक्स को आप एक बार नजर मार लीजिए, अभी भी आपके पास 1-2 दिन हैं। इसका मतलब हमने डिस्कस कितने किए, 50 रिपीटेटिव क्वेश्चन, बहुत जल्दी किए, ज्यादा टाइम लगेगा नहीं आपको एक बार रिवाइज करने में, और 25 ऐसे डोमेन्स आपको बताएं जिनमें से आपको 5 से 10 क्वेश्चन बन जाएंगे। अगर ये 75 क्वेश्चंस आपने कर लिए तो जो JMI का आपका बायोटेक का पेपर आएगा उसके बायोलॉजी के पोर्शन का 60 to 70% आपने कवर कर लिया, और इतना कवर करते ही एंट्रेंस एग्जाम क्लियर हो जाता है, यू विल सिक्योर द सीट। तो हमारी कोशिश है आपको इस तरीके के वीडियो के थ्रू ऐसे क्वेश्चन देने जिनके आने के चांसेस ज्यादा हैं। फिर रिपीट कर रहे हैं, जो 50 क्वेश्चन ऐसे दिए हैं वो बहुत रिपीट हुए हैं, उनमें से एक भी क्वेश्चन को छोड़ के मत जाइएगा प्लीज। तो हम आपके लिए इतनी मेहनत करते हैं, तो हम आपके लिए कितनी मेहनत करते हैं, आप एक बार बोलते हैं और हम आपके लिए वीडियो लेकर हाजिर हो जाते हैं। तो क्यों ना इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, इस वीडियो को शेयर करें विद योर फ्रेंड्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।